हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स। कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ से पूरा देखिए क्रैक कर गया, अगर दिख रहा हो आपको। मैंने सोचा कि इसको बाद में यूज़ करूँगा, बाद में सही कराऊँगा। तो ये रही बाइकों का जन्नत, देखो भाई। और ये है 390 एडवेंचर एक्स 390 एक खड़ी है, ये 125 का वाइट मॉडल। कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है। बिल्कुल वाइट है कि बजाज की इलेक्ट्रिक है। एडवेंचर 250 एडवेंचर 390 सारी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। थैंक यू। तो ये रहा हमारा क्लच केसिंग वाला बॉक्स, और इसमें टूटा हुआ रखा है। ये देखिए नया लगा है, इसको ओपन किया गया था और पूरा लगाया गया था। बिल्कुल मतलब भाई मज़ा आ गई। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो बहुत पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि मैं ड्यूक का लेफ़्ट वाला पैनल ख़राब हो गया। ये क्लच असेंबली यहाँ पे होती है, तो ये क्लच वाला पैनल है। तो यहाँ से पूरा देखिए क्रैक कर गया, अगर दिख रहा हो आपको। और ये कैसे क्रैक हुआ है इसका तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे कोई भी निशान नहीं है, हल्का सा यहाँ पे निशान है। और ये यहाँ से देखिए टूट गया है। तो कैसे टूटा है ये तो बिल्कुल नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लग रहा है, जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो मतलब भैया के थ्रू हुआ था, उस वाले एक्सीडेंट में ही ये क्रैक कहीं हल्का सा कर गया था। और वो बहुत ज़्यादा हेयर लाइन था, तो पता नहीं चला होगा जब मतलब एक्सीडेंट हुआ होगा, तब इतना लाइक असर नहीं दिखा रहा था। जब धीरे धीरे गाड़ी चली है, क्योंकि मेरे पास आरसी भी है और ये भी है, तो इतनी ये गाड़ी चलती नहीं है। तो जब ये कुछ टाइम में जब चली है, मतलब 3-4 हज़ार किलोमीटर, तब वो क्रैक धीरे धीरे प्रेशर से फटने लगा होगा, और वो क्रैक धीरे धीरे बढ़ गया और आज वो इतना बढ़ गया है। जहाँ तक मुझे यही अजम्पशन लग रहा है, क्योंकि गाड़ी कहीं से मेरी नहीं छुई है, ना कुछ हुआ था। और ये जो टूटा हुआ है नट, इसके अंदर देखिए टूट के अंदर ही फंस गया है। इसका भी मुझे कुछ नहीं पता। जहाँ तक अजम्पशन लगा सकता हूँ कि ये वाइब्रेशन से टूट गया है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। मैंने कई व्लॉग्स में भी देखा है और वीडियोस में देखा है कि इसमें भी ऐसे ही टूट जाता है जब ये ज़्यादा वाइब्रेट करती है गाड़ी। तो अभी तो जा रहे हैं इसको लेके शोरूम पे ही सही कराने के लिए। तो यही आज सारा पूरा काम कराऊंगा, इसको पूरा सही करवाऊंगा। मैं शोरूम में गया था और वहाँ पे मैंने पता किया था इसका पार्ट है, तो इसको सही करवाएंगे। और बहुत टाइम बाद इसका ब्लॉग बना रहा हूँ। वैसे मैं इसको बनाने वाला नहीं था अभी, मतलब तुरंत इसका काम नहीं करवाने वाला था, क्योंकि इसको आराम से ही अभी लेके चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो प्रेशर से फट सकता है। तो 40 तक ही रखूँगा मैं इसको। अभी इसको मैं नहीं बनवाने वाला था इस वजह से, क्योंकि मैं आरसी पे ही अभी सारा काम करवा रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले आरसी पे ही सारा काम करवा लेते, फिर मैं ड्यूक को बनवाऊँगा। कहीं मतलब ऐसे कोई हरी था नहीं, लेकिन एक दिन मम्मी को जाना था ऑफिस, और मैं छोड़ नहीं पाया उनको, क्योंकि लाइक गाड़ी सही नहीं थी। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैंने सोचा यार गाड़ी बनवा लेते हैं यार, अब मम्मी को भी नहीं छोड़ने जा पा रहे हैं तो फ़ायदा क्या, इसीलिए बना रहा हूँ इसको बनवा लेते हैं। और शोरूम में अभी मैं सोच रहा हूँ ना क्लीन करवाऊँ, क्योंकि फिर वहाँ पे जाओ तो फिर गाड़ी लाइन में लगी रहती है। तो इसको बाहर से ही क्लीन करवा लेते हैं और फिर वहाँ पे लेके चलते हैं बस। लेकिन बारिश ना हो तो फिर वरना बेकार हो जाएगा क्लीन करवाना। तो बहुत टाइम बाद चला रहे हैं ड्यूक, तो अच्छा खासा टाइम हो गया था ड्यूक के चलाए हुए। इतना चला ही नहीं रहा था, आरसी पे इतना काम हो रहा था और लगातार मैं उससे ही वीडियोस डाल रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको बाद में यूज़ करूँगा, बाद में सही कराऊँगा। आई थिंक रहने देते हैं, मतलब डायरेक्ट शोरूम से ही क्लीन करवाते हैं इस वजह से, क्योंकि बारिश हो रही है। अगर जैसे वहाँ लेके गया और वहाँ उधर साइड बारिश हो गई, तब तो भैया फ़ायदा ही नहीं होगा क्लीन करवाने का। अगर दुबग्गा साइड कहीं क्लीन होगी तो उधर साइड क्लीन कराते हैं। ऐसे मैं कराने वाला था इधर साइड। थोड़ा एस्टिमेट मैंने उनसे लिया था कितना लगेगा, तो क्या पता बढ़ जाए, इसलिए मैं एंड में ही प्राइस के बारे में आपको सारी डिटेलिंग बताऊंगा। जो बोल्ट होता है ना, वो जो इसमें अभी दिखाया था मैंने आपको, वो आधा क्रैक करके अंदर ही फंस गया है, तो उसको वेल्डिंग करके निकलवाना पड़ेगा। तो शोरूम के पास ही कई शॉप्स हैं, उन लोगों ने बताया, तो उधर ही साइड में बालेगंज साइड ही में कहीं निकलवा लूँगा। बाकी तो मौसम तो बहुत बढ़िया है, हल्की सी धूप आ गई है और चच्चा ने बिना हॉर्न दिए गाड़ी निकाला है। अबे साले भाई क्या ही बोले। और बार बार इसमें देखिए स्क्रीन भी अपडेट करवानी पड़ेगी मुझे इसकी, जो TFT है, क्योंकि इसमें जो KTM माय राइडॉग का ऑप्शन है वो भी देखिए गायब हो गया है। देखिए ऊपर एरो नहीं जा रहा है। और इसमें एक और इशू आ रहा था कि जो मोटरसाइकिल वाला ऑप्शन है उसके अंदर क्विक शिफ्टर वाला ऑप्शन गायब हो जा रहा था, तो उसको भी मुझे सही करवाना पड़ेगा। और सेटिंग वाला ऑप्शन भी देखिए नहीं खुल रहा है, तो इसको अपडेट करवाना पड़ेगा। और टाइम भी देखिए गलत बता रही है, क्योंकि बैटरी निकल गई थी इस वजह से। राइडिंग करने का एक बड़ा इशू है, ये देखिए वाइट शूज़। मुझे वाइट शूज़ देखिए बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं वाइट ही पहनना पसंद करता हूँ। और जब भी गाड़ी चलाओ ना, तो जो गियर वाला लीवर होता है वो बार बार उसे अप शिफ्टिंग डाउन शिफ्टिंग करती है, जिसकी वजह से देखिए पूरा लेफ़्ट वाला देखिए कैसा हो गया है। और भाई वाइट शूज़ मेरे पास इतने हैं कि मतलब पूछिए नहीं। तो अब मैं वाइट शूज़ कम ही लूँगा
क्योंकि भाई राइड तो करना ही करना है और वाइट शूज़ अब मुझसे मेंटेन नहीं हो सकते, तो अब मैं कोई और कलर के लिया करूँगा। और वरना मैंने एक और ऑप्शन देखा है, एक पैड आता है जो शूज़ में लगाने के लिए, उसको मैं ऑर्डर करूँगा, तो उसको यूज़ करके देखूँगा कि भाई वो कितना इफेक्टिव है। क्योंकि भाई उससे गियर वाला है सिस्टम, तो भाई जूता बिल्कुल वहाँ से इतना पतला हो जाता है, क्योंकि बार बार गियर लगाते तो फ्रिक्शन की वजह से जो जूते का जो कपड़ा होता है वो लेयर बहुत पतली हो जाती है, तो भाई बिल्कुल ख़राब ही हो जाता है और पूरा काला काला हो जाता है वहाँ से भाई, तो जूते की तो पूरी रेड पिट जाती है। जिस बंदे को नट निकालना था, बोल्ट निकालना था, उसने देखा तो बोल्ट मैंने भी गौर किया बहुत अंदर है और उसके पीछे वायरिंग है, और जब वेल्डिंग होती है तो पूरा लाइक अच्छा खासा हीट हो जाता है, वो मतलब बहुत गर्म हो जाता है, तो उसके पीछे जो वायर है जितना भी टच करेगा वो सब पिघल जाएगा। तो मुझे वायरिंग को पीछे करना पड़ेगा या तो थोड़ा हटाना पड़ेगा ताकि बोल्ट निकल सके। तो देखते हैं, पहले शोरूम जाते हैं, उनसे भी थोड़ा ले लेते हैं आइडिया, क्योंकि ऐसे सही नहीं होने वाला है। जा रहे हैं उस दुकान पर वापस। जो अमन है जो यहाँ पे काम करता है, उसने बोला कि गैस वेल्डिंग से नहीं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से निकलवाओ, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से निकलवाओगे तो नहीं निकलेगा। उसने कई गाड़ियों का निकलवाया है, तो वापस वहाँ जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से निकालो। मेरे दिमाग में भी उस समय नहीं आया, क्योंकि धूप होने लगती है, उमस होने लगती है, तो दिमाग थोड़ा काम करना बंद कर देता है। भाई जो सच है बिल्कुल मतलब ऐसे ही होता है, तो फिर आपके ना माइंड थोड़ा ऑप्शंस निकालना और ये सब करना बंद कर देता है। भाई वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग उससे कह के निकालो तो निकल जाएगा, उससे नहीं चलेगा। तो ये बोल्ट खोल देंगे और इसको वेल्ड करेंगे। बोल्ट तो हमारा निकल गया, हाथ में पकड़ा हूँ मैं, क्योंकि और कोई जगह है नहीं अभी रखने की। और हौले हौले चलाएंगे और शोरूम पहुँच जाएंगे। इसका भी आई थिंक सॉकर लीक हो गया है, तो उसी का काम हो रहा है। दोनों सॉकर निकले हुए हैं, आई थिंक ऑयल सील का ही काम हो रहा है, तो इसीलिए गाड़ी निकली हुई है पूरी, मतलब खुली हुई है अच्छी खासी। ऑयल सील की आई थिंक प्रॉब्लम अच्छी खासी होती है, और बारिश में तो और बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए बारिश में जल्दी कोई गाड़ी क्लीन नहीं करता है, सोचता है कि यार फिर गंदी हो जाएगी। तो जो ऑयल सील के आसपास की जो जगह होती है वो गंदी होती जाती है, और बार बार जब सॉकर में गंदगी जाती है तो उससे ऑयल सील बार बार ख़राब होती जाती है। ठंडी में और बारिश में, दो सीज़न में ऑयल सील तो सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। बारिश में इसलिए क्योंकि कीचड़ बार बार उछाल के आपके सॉकर के पास आता है, उससे भी बार बार गंदी होती है। तो हमेशा अपने लाइक सॉकर को साफ़ करते रहा करिए, ताकि ऑयल सील में गंदगी ना जाए और ख़राब ना हो। तो ये रही बाइकों का जन्नत, देखो भाई पूरा भरा पड़ा है नई नई गाड़ियों से। और ये है एडवेंचर का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल 390 एडवेंचर एक्स। नॉर्मल एडवेंचर में और इस वाली एडवेंचर में डिफरेंस ये है कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट थे, यानी ऑन ऑफ का सिस्टम और जो बाकी क्विक शिफ्टर वाले ये सब ऑप्शन हैं, उन सबों को हटा दिया, क्योंकि उन लोगों ने लाइक कस्टमर की डिमांड थी कि हमको रॉ बाइक चाहिए, क्योंकि ट्रैवल करने के लिए इतना इलेक्ट्रॉनिक चाहिए नहीं था और प्राइस रेंज मतलब बढ़ जाता था। तो इसीलिए एक्स इन लोगों ने लॉन्च करी है, जिसमें मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फ़ीचर हैं वो सब हटा दिए गए। बस स्क्रीन है जिसमें सब कुछ डिजिटल दिखाता है, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉनिक फ़ीचर्स हैं वो सब हटा दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे जो एरो कीज़ होती हैं सब हट गई हैं ये सब। तो ये टोटल रॉ बाइक है, हमने दिखाता हूँ आपको, और साइड से भी देख लिया। कलर स्कीम तो बहुत प्यारी है, कलर बहुत प्यारा लग रहा है। ये तो भाई पुराने ऑरेंज स्कीम है, ब्लैक जो प्यारे लग रहे हैं। 390 एक खड़ी है, बाकी वो 200 125, ये देखिए 125 का वाइट मॉडल 125 है ये। कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है, बिल्कुल वाइट है, बहुत प्यारी लग रही है, ब्लैक टिल्ट के साथ अच्छी लग रही है। वैसे ये आपकी बजाज की इलेक्ट्रिक है, इसका भी मैं वीडियो बनाने वाला था लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया। इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं ज़रूर। इलेक्ट्रिक है ये, चेतक बजाज की। ये तो ये जीपी एडिशन है, और ये नॉर्मल जो एडवेंचर 250 वो है ये नॉर्मल वाली। इसमें तो वैसे भी 250 में वैसे भी कोई वो नहीं होता है, लाइक फीचर्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता है। सिर्फ 390 का जो है वर्जन वो देखिए 390 एक्स वो खड़ी है, और ये देखिए ये खड़ी है एडवेंचर 390 सारी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। देखिए इसमें स्विचेस लगे हैं, उस वाले में देखिए नहीं लगे थे, तो एक्स वेरिएंट में इसमें सारे लगे हुए हैं। और इसका कलर स्कीम तो भाई ऑसम भाई, बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल तगड़ा बिल्कुल। तो ये देखिए दोनों बाइक हैं, और दोनों में अगर आपको डिफरेंस दिख रहा हो, इसमें हेलोजन है और इसमें एलईडी है, लेकिन ये दोनों 200 सीसी है,
ये वाला असल में नया मॉडल है जो अभी KTM वालों ने लॉन्च किया है, जिसमें अब 200 सीसी में भी ये लोग LED प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये थोड़ा पुराना है, मतलब इसका अपडेटेड ये है, तो ये थोड़ा पुराना है। तो इसमें हेलोजन है, तो अब ये डिफरेंस आ गया 200 सीसी में। ये है हमारी RC 390 जो ऑरेंज कलर में रेस कंपटीशन मॉडल है। तो इसमें 390 के जो TFT कंसोल है इसमें क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ आपको। लुक वाइज और साइज़ वाइज थोड़ा सेम है, लेकिन अगर इंटरनली देखेंगे तो थोड़े बहुत इसके जो लुक है वो अलग है। इसका जो लुक है वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर है इन कंपैरिजन टू ड्यूक, क्योंकि ड्यूक बहुत पहले ही आ चुकी थी तो उसका डिस्प्ले थोड़ा पुराना है, और जो RC है वो न्यू मॉडल है और इस पर वर्किंग जो है वो बिल्कुल न्यू है। तो इस वजह से इस पर जो कमियाँ जो ड्यूक 390 की TFT में थी वो इसमें थोड़ी बहुत सही करी गई हैं। इसमें देखेंगे आप बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, थोड़ा बहुत जो ड्यूक है उसके कंसोल में आपको थोड़ा बहुत डॉट्स पिक्सल्स दिखाई देते हैं हल्के फुल्के, इसमें देखिए बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, बिल्कुल क्लियर है। और इसकी एक और फीचर की बात करूं तो माय राइड में आ जाते हैं। इसमें बाकी फीचर देखिए वही है, टाइमिंग दिखाता है, ठीक है। और बाकी इसमें देखिए एक चीज़ है, ये जो रोड ऑन है ये सब ABS दिखाता है। और इसमें ये जो MTC देखिए लिखा हुआ है, ये मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल है। जैसे मडी एरिया और थोड़ा बहुत जैसे कॉर्नरिंग करते हैं तो उसमें पूरा हेल्प करता है। ये रोटेशन कंट्रोल करता है, जिससे मतलब आप जब भी कॉर्नरिंग कर रहे हो और या मड में निकाल रहे हो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती, ना आप स्लिप करेंगे ईजिली ना कुछ, जब तक बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन नहीं आ जाती। 2 hours later. चलो भाई, थैंक यू, ठीक है, बिल सेंड कर देना भाई, ठीक है। तो हमारा काम हो गया भाई, बिल आपको बताता हूँ भाई कितना हुआ है। और ये हमारा टूटा हुआ क्लच केस है। तो इसको चलते हैं घर पे लेके, कि अभी यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। सारा काम हमारा हो गया, जो क्लच केस था वो भी चेंज हो गया है, पूरा नया लग गया है। और जो बोल्ट था वो भी हमने निकलवा ही दिया था, तो उसमें भी नया बोल्ट लग चुका है। तो अभी कॉस्टिंग आपको बताता हूँ पूरी कितनी हुई है। पहले घर पे चलते हैं और घर पे इसको रखते हैं, तो डायरेक्ट घर पे बात करता हूँ आपसे। तो ये रहा हमारा क्लच केसिंग वाला बॉक्स, और इसमें टूटा हुआ रखा है, ये देखिए नया लगाया है, ये पूरा इसको ओपन किया गया था और पूरा लगाया गया था। इसको देखिए वेल्ड करके मैंने निकलवाया था और नया बोल्ट अटैच किया है। तो मुझे लगा था पेंट ख़राब हो जाएगा, लेकिन पेंट ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हुई थी तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अगर प्राइस की बात करूँ तो अप्रॉक्स 1400 रुपये कुछ का ये है, और वेल्डिंग करके बोल्ट निकाल लाने का 80 रुपये लगा था। और वॉशर्स जो लगे बाकी वो सब का चार्ज अलग था। और इंजन ऑयल पूरा चेंज हुआ है क्योंकि टाइम हो गया था उसको चेंज करने का, तो अप्रॉक्स लगा 1600 के आसपास वो। तो 3200 रुपये का टोटल मेरा सामान लगा है, 200 रुपये कुछ ही लेबर चार्ज लगी है, तो लेबर चार्ज ज़्यादा नहीं था। और बाकी बुशेज़ और ऑयल फिल्टर जो था वो सब लगा। देखा जाए तो एक बड़ा काम हो गया, क्योंकि मतलब गाड़ी ख़राब अगर पड़ी रहती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर जैसे मान लिया अगर RC में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए और इसमें भी हो जाए, अभी हुआ ही था, दोनों गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई थी, तो दोनों को यूज़ मतलब फिर बाइक ही नहीं रहती हाथ में, फिर काम भी नहीं हो पाता कोई, और घर का काम भी नहीं हो पाता, और जो काम करता हम लोग वो भी नहीं हो पाता है। दोनों गाड़ी हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो गई हैं वर्किंग कंडीशन में। और लगे हाथ इसकी भी देखा जाए तो सर्विस भी हो गई, 4-5 हज़ार किलोमीटर का झंझट ख़त्म। पीछे वाला ब्रेक पैड थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, मतलब थोड़ा सा बचा है, तो उसको भी हम बाद में चेंज करा लेंगे कभी। और RC की भी हमारी रिसेंटली ही सर्विस हो गई थी, तो उसको भी आराम से हम चला सकते हैं। अब 6 महीने बाद तो आराम से, अब सर्विस अगर हमें करानी है तो 6 महीने तो भूल ही जाए। बूंदे गिरने लगी, बस अभी तो धीरे हो रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी तेज़ हो गई तो मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लूँगा। एडाप्टर में पानी चला गया, गोप्रो में चला गया तो पूरे खेल बिगड़ जाएगा। और लखनऊ में तो कोई सर्विस सेंटर नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे माइंड में हमेशा यही रहती है, गोप्रो का कोई भी सर्विस सेंटर लखनऊ में नहीं है, तो किसी तरह की भी हेल्प मुझे नहीं मिल पाएगी, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। फास्ट एज फक, बिल्कुल मतलब भाई मज़ा आ गई। मतलब ऐसे सर्विस कराने के बाद मतलब सच बताऊँ इतना मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चल रहा है, क्योंकि गाड़ी मेरी सर्विस से पहले भी बिल्कुल तगड़ी ही चल रही थी, बिल्कुल मतलब स्मूथ चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अभी भी मतलब थोड़ा स्मूथ और हो गई है, लेकिन उतना नहीं डिफरेंस पता चल रहा है जितना मुझे RC में पता चलने लगता है। पिकअप लेकिन बढ़ गया है, स्पीडिंग भी बढ़ गई है थोड़ी, मतलब स्मूथनेस तो इतना नहीं ज़्यादा पता चल रहा है, थोड़ा बहुत है, लेकिन जो पिकअप है गाड़ी का और जो
टॉप मतलब स्पीडिंग जो पकड़ी है वो बहुत तेज़ हो गई है। ओ भाई गजब गजब है भाई, नज़ारा बिल्कुल A1। पानी देखिए बिल्कुल फ्लडेड हो गया है बिल्कुल। सो सारी डिटेल देखिए मैंने आपको बता दी, चेंज करने में क्या कितना लगा, कॉस्टिंग क्या लगी, और चलो एक काम हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। तो आई होप आपको व्लॉग ये अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।